क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। अब नॉन कॉपरेशन के बाद सिविल डिसओबीडियंस की तरफ ये मूवमेंट कैसे बढ़ा, इसमें हमें कुछ टॉपिक्स जो इंटरनल टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं वो है सॉल्ट मार्च और साथ में सिविल डिसओबीडियंस। वहीं से सॉल्ट मार्च से सीडीएम की शुरुआत हुई थी। देन हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, इस मूवमेंट को पार्टिसिपेंट्स ने किस तरह से लिया एंड द लिमिट ऑफ सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस में लिमिटेशंस क्या क्या थी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि चौरी चौरा में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वायलेंट हो गया था तो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द मूवमेंट। तो फरवरी 1922 ये डिसाइड किया गया था कि हम इसको विथड्रॉ करेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी को भी लग रहा था कि ये मूवमेंट काफ़ी वायलेंट हो चुका है और अब दोबारा कोई भी हम मूवमेंट करें तो सत्याग्रही इसको पहले हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। उनको समझाना पड़ेगा कि हमारा मास स्ट्रगल किसके लिए है, हम क्यों कर रहे हैं और किस तरह से इसको किया जाए। अब इसी टाइम पर जब सारी ये पीरियड चल रहा था पूरा, तो उस वक्त काफ़ी सारे डिफरेंसेस जो थे कांग्रेस पार्टी के अंदर क्रिएट हुए। कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स थे जो चाहते थे कि प्रोविंशियल इलेक्शंस में हम लोग पार्टिसिपेट करें और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया था। उसके बाद सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी जो कि कांग्रेस के अंदर से स्प्लिशन करके बनाई गई थी ताकि वो काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ वापस जा सके। अब यहाँ पे कुछ यंग लीडर्स हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये चाहते थे कि और ज़्यादा मास रेडिकल मूवमेंट किया जाए, एजिटेशन पूरा शो किया जाए फुल इंडिपेंडेंस के लिए। अब इस सिचुएशन के अंदर इंटरनल डिबेट और डिसेंशंस के बीच में दो फैक्टर्स जो सामने आए लेट 1920s के टाइम पर, वो था द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। सबसे पहला तो था पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारी कंट्रीज जो थी फ्री हो गई थी या कुछ गुलाम बन गई थी या काफ़ी सारे जो लॉसेस थे वो लोगों ने फेस करे थे क्योंकि कोई भी वॉर होता है डेफिनेटली जीत हार पे एंड होता है लेकिन इसमें नुकसान दोनों ही पार्टीज का होता है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहे थे। एग्रीकल्चर की जो प्राइसेस थी वो फॉल होने लगी और 1930 तक आते आते पूरी कोलैप्स हो गई, ऐसे जैसे ना के बराबर कोई वैल्यू उसकी रह गई है। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड जो थी वो कम होती जा रही थी तो एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होने लगे और पीजेंट्स के लिए अपनी फसलें बेचना काफ़ी मुश्किल हो गया था और अगर हार्वेस्ट आपका बिकेगा नहीं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू पे द रेवेन्यू। तो 1930s तक आते आते जो गांव की सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक हो चुकी थी, काफ़ी मतलब वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा चुके थे। अब इसी बैकग्राउंड के अंदर एक न्यू टॉरी गवर्नमेंट ब्रिटेन के अंदर बनाई गई थी और इन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया सर जॉन साइमन की देखरेख में, उनकी लीडरशिप में। अब ये क्यों बनाया गया था? सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इंडिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है इसके रिस्पॉन्स में ये बनाया गया था। द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। इसका काम था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसके अंदर इंटरफेयर करना, उसमें रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना, कहीं कुछ चेंजेस करने हैं तो वो सजेस्ट करना। अब प्रॉब्लम क्या थी, इस कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, वो सारे ब्रिटिश थे। अब वो सारे ब्रिटिश हैं तो वो इंडिया के बारे में समझेंगे कैसे? वो सजेस्ट करना चाहते हैं चेंजेस लेकिन उनको इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जब साइमन कमीशन इंडिया में आया 1928 में तो उस वक्त जो इंडियन लीडर्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, इन सब ने गो बैक साइमन के नारे लगा के ब्लैक फ्लैग्स वगैरह दिखा के इसको ग्रीट करा। इसके अंदर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और बाकी छोटी मोटी पार्टीज वगैरह भी इन्वॉल्व थी। अब इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, अब क्योंकि वापस इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, उनका फेवर चाहिए, तो उसको वापस अचीव करने के लिए उस वक्त जो वाइसरॉय थे इंडिया के, लॉर्ड आयरविन, अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस। इन्होंने अक्टूबर 1929 में अनाउंसमेंट करा कि इंडिया को हम फ्यूचर में एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और इसके लिए हमें एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी है। लेकिन इससे कांग्रेस लीडर सेटिस्फाइड नहीं थे, इस प्रलोभन से, इस लालच से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। रेडिकल्स जो थे कांग्रेस के अंदर, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू, आपके सुभाष चंद्र बोस, ये लोग थे, वो बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गए इस चीज़ को लेकर। और लिबरल्स और मॉडरेट्स जो हैं वो प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, वो चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बने जिसके अंदर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस देयर इन्फ्लुएंस। उसका जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशन का, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर लाहौर कांग्रेस के अंदर एक सेशन हुआ। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई, यानी फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद रखना कि लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ था और वहीं पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी 1929 में। यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930, आने वाली 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि आज़ाद हो जाएंगे, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर हम शपथ लेंगे इस दिन कि अब हमें जो भी युद्ध करना है, जो भी स्ट्रगल करना है, जो भी हमारा मूवमेंट रहेगा, इट इज़ फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च में क्या हुआ था, महात्मा गांधी को सॉल्ट के अंदर एक पावरफुल सिंबल नजर आया जो कि पूरे देश को यूनाइट कर सकता था, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी प्रोटेस्ट हुआ था वो सब ब्रिटिश पॉलिसीज़ को लेकर ही था। उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, जो भी फ्रेमवर्क बनाया था, वो कम्प्लीटली इंडियंस के अगेंस्ट में था। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। अब नमक क्या है, आपने समुद्र का पानी बॉईल करा और नमक तैयार हो जाएगा, तो वो एक बिल्कुल फ्री में मिलने वाली चीज़ थी। गवर्नमेंट ने वो प्रोडक्शन राइट्स अपने हाथ में ले लिए, मोनोपोली राइट्स ले लिए, इंडियंस को मना कर दिया कि आप नहीं प्रोड्यूस करोगे, और इनके ऊपर टैक्सेस वगैरह भी लगा दिए गए थे। तो महात्मा गांधी का मानना था कि ये ब्रिटिशर्स की सबसे ज़्यादा ऑपरेशन, सबसे बुरी साइड है, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो सॉल्ट में ऐसी चीज़ थी, क्योंकि गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, एवरीबडी यूज सॉल्ट। हर किसी को सॉल्ट की ज़रूरत होती है अपनी डेली डाइट के अंदर। तो अगर सॉल्ट भी आपके पास फ्री में इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, विदाउट टैक्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है। तो महात्मा गांधी को सॉल्ट में एक सिंबल नजर आया जहाँ पे वो पूरे देश को यूनाइट कर सकते थे, और इसीलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 को एक लेटर वाइसरॉय आयरन को सेंड किया, जिसके अंदर 11 डिमांड्स थी। अब ये डिमांड्स दो कैटेगरीज में थी, एक स्पेसिफिक, दूसरी जनरल। स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, पीजेंट्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, इनके लिए। और जनरल वाली में ऐसी डिमांड्स थी जो कि एंटायरली सबको इफेक्ट करती है, और जैसे अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है उसको रिमूव किया जाए, क्योंकि इससे सबका ही भला होगा। तो दो कैटेगरी में उन्होंने 11 डिमांड्स लॉर्ड आयरन को सेंड करी। उसके बाद इसके अंदर सबसे सैरिंग वही थी, सॉल्ट टैक्स वाली। महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक अल्टीमेटम के तौर पे था कि अगर हमारी डिमांड्स 11 मार्च तक फुलफिल नहीं हुई तो हम कंप्लीट सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे। एनसीएम, नॉन कॉपरेशन में क्या था कि हम किसी भी तरह से अंग्रेजों को कॉपरेट नहीं करेंगे, कोई मदद हमारी तरफ से नहीं मिलेगी। अब सीडीएम में क्या होगा कि हम इनके बनाए हुए कानून भी तोड़ेंगे। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम। 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको याद रखना। तो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो हम कंप्लीट सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर देंगे। लेकिन आयरन जो था इन सबको पढ़ने के बाद भी नेगोशिएट करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था, किसी भी तरह से वो एडजस्ट करना, सरेंडर करना, झुकना नहीं चाहते थे। और इसीलिए महात्मा गांधी ने अपना जो फेमस सॉल्ट मार्च था, जिसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं, वो स्टार्ट करा। इस दांडी मार्च के अंदर इनके साथ में इनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, जो बहुत ज़्यादा इनके फेवर में थे, इनके सपोर्ट में थे, या जिन पे ये बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, जो इनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे, इनकी बात को समझते थे, मानते थे। तो वो 78 वॉलंटियर्स इनके साथ में थे। अब ये मार्च जो था ये 240 माइल्स का था, 240 माइल्स की यात्रा थी, जो गांधी जी का आश्रम है साबरमती गुजरात में, वहाँ से शुरू हुई थी, और 24 दिन के बाद दांडी, जो कि कोस्टल टाउन है गुजरात का, वहाँ जाकर एंड हुई थी। अब ये भी मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, साबरमती आश्रम एंड दांडी गुजरात, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म हुई। तो 24 दिन की ये यात्रा थी, यानी 10 माइल ये पर डे वॉक किया करते थे। फिर जहाँ भी गांधी जी रात को स्टे करने के लिए रुकते थे, तो वहाँ पर गांव के हज़ारों लोग इनको घेर के इनकी बातें सुना करते थे कि एक्चुअली गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है इस मूवमेंट के पीछे। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही सेरेमोनियल तरीके से सी वाटर को बॉईल करके नमक बनाया, और यहीं से आपके सीडीएम की शुरुआत हुई है। तो ये पहला कानून था जो तोड़ा गया था। अब उसके बाद लोगों को बोला गया कि आपको भी जो है कानून वगैरह इस तरह से तोड़ने हैं, लेकिन वही पीसफुल तरीके से सारा काम करना है, जैसे कि 1921-22 में। देन बट ऑल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज। अब पहले बॉयकॉट वगैरह करा, वो सब तो करना ही है, लेकिन अब कॉलोनियल लॉज भी हमें तोड़ने हैं। और इसीलिए हज़ारों की तादाद में जो अलग अलग पैक्ट्स के अंदर लोग थे, अलग अलग एरियाज़ में, उन्होंने भी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा। उसके बाद ये मूवमेंट आगे बढ़ते बढ़ते फॉरेन क्लॉथ,
उसको बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स उनको पिकेट किया गया, एंड पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। गांव के किसानों ने भी रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्सेस पे करने से मना कर दिया। उसके अलावा फॉरेस्ट लॉज जो बने हुए थे, जो लास्ट ईयर 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास। और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर दे वर नॉट अलाउड टू एंटर नीदर फॉर ग्रेजिंग देयर एनिमल्स या कलेक्टिंग फ्यूल, वुड और फ्रूट्स और एनीथिंग। तो अब इन्होंने वो कानून तोड़ते हुए जंगलों में भी घुसना शुरू कर दिया, अपने एनिमल्स को भी ले गए। उसके बाद इन सारे डेवलपमेंट से वरिड होकर कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स को उठा के जेल में डालना शुरू कर दिया। ये वॉयलेंट कब हुआ? उसके बाद ये कई जगह पर वॉयलेंट भी हो गया, और अब्दुल गफर खान जो कि एक डिवोट डिसिपल थे महात्मा गांधी के, उनको अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में। एंग्री क्राउड्स, उसके बाद जो गुस्से में भड़के लोग थे वो सड़कों पर आ गए विरोध करने के लिए। ये पेशावर का इंसिडेंट है। फेसिंग आर्मर्ड कार्स, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इन्होंने अगेंस्ट में हथियारों का साथ लिया, काफ़ी सारे लोग मारे गए इसके अंदर, और 1 महीने बाद फिर महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोरापुर के, उन्होंने आसपास के जो पुलिस स्टेशंस थे, उसके अलावा म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स थी, लॉ कोर्ट्स थे, यानी वो सारी चीज़ें जो कि ब्रिटिश सिंबल को डिफाइन करती थी, ब्रिटिश रूल को डिफाइन करती थी, उन सब पे अटैक करा। और जो पीसफुली सत्याग्रही थे, बदले में उनके ऊपर अटैक हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा। विमेन, चिल्ड्रन, जो मिला उसको मारा पीटा गया, और तकरीबन 1 लाख लोगों को, 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। उसके बाद इस सिचुएशन में महात्मा गांधी ने फिर डिसाइड करा कि इस मूवमेंट को यहीं पर ही रोक दिया जाए। और उसके बाद गांधी आयरलैंड पैक्ट के लिए बातचीत हुई 5 मार्च 1931। तो जो गांधी आयरलैंड पैक्ट कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ कि लंदन में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करेंगे, और इसके बदले जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स उन्होंने कैद कर रखे हैं उनको वो रिलीज कर देंगे। तो दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, लेकिन नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन हो गए और महात्मा गांधी वापस डिसअपॉइंट होकर खाली हाथ वापस आ गए। जब वो इंडिया में आए तब उन्होंने यहाँ पे देखा कि ब्रिटिशर्स ने एक नया तरीका और निकाल लिया है इंडियंस को परेशान करने का। गफर खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में हैं। जो कांग्रेस पार्टी है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, और बहुत सारे नए नए तरीके निकाल लिए हैं मीटिंग्स को रोकने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशंस को, बॉयकॉट्स को, सबको रोकने के लिए। और इसीलिए महात्मा गांधी को फिर वापस भारी मन से रीलॉन्च करना पड़ा आपका CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1 साल तक तो तकरीबन मूवमेंट जो था सही चला, लेकिन उसके बाद 1934 तक आते आते इसका मोमेंटम जो था काफ़ी कम हो गया, क्योंकि लोग अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। बार बार वायलेंट होता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, तो लोग पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे।